सर एक थ्योरी ये भी कहती है जी कि वॉर्स इकोनॉमी को रीसेट करने के लिए होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वॉर है ना वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो एक डिस्ट्रैक्शन है। वॉर एक डिस्ट्रैक्शन है, पर इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमी को पंप करने के लिए वॉर एक ऐसा तरीका है कि आप पैसा अपनी इकोनॉमी में डाल सकते हो। अब तो क्योंकि मरना है या तो मारना है, अब उसमें ड्रोन भी बनेंगे, उसमें आपके हथियार भी बनेंगे, अब लोग भी मरेंगे। असली गेम कुछ और ही चल रहा है। किसी भी देश को गिनाना है उसकी एनर्जी कंट्रोल कर लो। जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया है तो उन्होंने भाई साहब उनकी ग्रिड ही बंद कर दी पूरी। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता है। एलपीजी ऊपर चला गया, तेल ऊपर चला गया, ये सब शॉर्ट टर्म है। सिविल वॉर कब होती है? जब रिसोर्सेज खत्म होने शुरू होते हैं। और सब सरकारों को पता है कि भाई ये काम हमें नहीं करना। किसी भी देश में अगर ऐसा कुछ हुआ तो पंगा है। एप्स्टीन फाइल खुलती है, अगले दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक कर देता है। अब एप्स्टीन फाइल तो इंडिया की भी खुली है। अब बंदे तो आपको पता ही है कौन कौन सी है। अब वॉर की क्योंकि चलनी शुरू हो गई है, इस करके आप भूल गए हो। उनको पता तुम मूर्ख हो, कैसे चेंज करना है, एजेंडा ही चेंज कर दो भाई। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इंटेंशनली इन्फ्लेशन अलाउ करती है जिससे मिडिल क्लास हमेशा वीक रहे फाइनेंशियली? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। जब भी डेफिसिट होता है किसी भी सरकार का या किसी भी गवर्नमेंट का, वो एक्चुअल में अनइंटेंडेड टैक्सेस है आप पे। इन्फ्लेशन का टैक्स है आप पे। तुम्हारा पैसा 100 रुपए था, वो साल के बाद 96 रुपए हो चुका है। जितना पैसा यूएस प्रिंट कर रहा है ना, आज रुपए का क्या हाल है? 92 रुपए हो चुका है एक यूएस के अगेंस्ट। क्यों गिर रहा है वो? कभी समझने की कोशिश करिए आपने। यूएस ने इंडिया को कॉर्नर करने के लिए टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अगर आप यूएस से पैसा भेजोगे ना इंडिया। सर अगर ये मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाते जी, तो क्या ये रियल एस्टेट का जो मार्केट है ये क्रैश हो सकता है? क्या ये जो लोन है ये एक मिडिल क्लास को ट्रैप करने के लिए है ताकि वो 20-30 साल तक इसी में फंसा रहे? सब एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही एजुकेशन सिस्टम में है, फिर भी ऐसा क्यों है कि 20% लोग वो एलीट क्लास में जाते हैं और 80% लोग वहीं पे रह जाते हैं? किसी भी नॉर्मल इंसान के पास 5 से 10 लाख रुपए, तो क्या वो 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट में वेल्दी बन सकता है कि वो नौकरी छोड़ दे? अगर आज के टाइम पे कोई भी पर्सन फ्लैट खरीद रहा है या कोई फ्लोर खरीद रहा है, अपार्टमेंट खरीद रहा है, तो क्या वो गलती कर रहा है? इससे अच्छा तो उसको पैसे को आग लगा देनी चाहिए। गोल्ड अगर 5 लाख हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल मिडिल क्लास है उनकी हैसियत नहीं होगी गोल्ड खरीद सके, तो उनके लिए नेक्स्ट गोल्ड क्या हो सकता है? अगर तुम लिख जाओ ना ये सब बातें, तुम्हारी आने वाली 5 पुश्तें बदल जाएंगी। दुनिया में सिर्फ 2 चीजें लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, मनी और वॉर। एक तरफ लोग प्रॉपर्टीज खरीद के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और दूसरी तरफ वॉर ग्लोबल इकोनॉमी को हिला रही है। अगर कल ईरान और यूएस का वॉर ग्लोबल क्राइसिस बन जाता है तो क्या रियल एस्टेट क्रैश होगा या और ज्यादा महंगा हो जाएगा? इस टॉपिक को समझाने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर जसमीत। वो एक बिजनेस एंड प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट है। उनसे बढ़िया इस टॉपिक को कोई नहीं समझा सकता। तो इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखना अगर आपको भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, एक एसेट क्रिएट करना अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सर एक थ्योरी ये भी कहती है जी कि वॉर्स इकोनॉमी को रीसेट करने के लिए होती है। तो अगर ये ईरान और यूएस वाली जो वॉर चल रही है, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये अगर लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो क्या हमारी इकोनॉमी भी शेक हो सकती है? देखो भाई, जो अमीर लोग हैं ना ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि 1990s के बाद या 1970s के बाद, मोटा मोटा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वॉर है ना वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब जब भी आपकी इकोनॉमी गिरती है तो मान लो आप वॉर में या किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हो, तो भाई अब तो बस या तो मरो या तो मारो वाला काम है। पर कंगलों को यह पता नहीं लग रहा कि उनको यूज किया जाता है। कंगले मतलब नॉर्मल लोग जिनका मतलब समझ नहीं है उनके पास। ठीक है। जस्ट कंफर्म कर दूं, कंगला एक माइंडसेट है। कंगला एक माइंडसेट वो है, बस वो मांगता रहता है, बस वो सब कुछ फ्री में चाहता है। वो कह रहा भाई सब कुछ मिले, फ्री में मिले, इसलिए वो कंगला ही मरेगा, गारंटी है। और अमीर एक माइंडसेट है। अमीर कह रहा भाई मेरे को कुछ सीखने से मिल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं इसको पैसे दूं। मेरे को कुछ ये मेरे लिए कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पैसे दूं, क्योंकि पैसा एक सबसे तुच्छ मात्र
चीज समझी जाती है जब आपको कोई सर्विस या आपके ज्ञान में कुछ इनफैक्ट ऐड कर रहा है। पर जो कंगला माइंडसेट है ना, इनकी टट्टी निकल जाती है, मतलब पैसे निकालते हुए। सच बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ तुम अपना जिगरा बड़ा कर लो, पैसा खर्च करना शुरू कर दो अपने पे, और या तो तुम कुछ भी करना चाहते हो, तुम बहुत कुछ समझ जाओगे। अमीरों को यह बात समझ आती है। देख भाई वरुण, जो कंगले होते हैं ना, उनको पता क्या लगता है कि भाई लॉटरी जीत जाऊंगा भाई मैं। अमीर लोगों को पता है कि यार ये ना अनरियलिस्टिक, इसकी प्रोबेबिलिटी है ना नेक्स्ट टू 0 है, पर वो 1 रुपया लगा के 1 करोड़ कमाना चाह रहा है। अमीर लोगों को पता है कि भाई ये हो सकता है पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इससे अच्छा जो मैं पैसा ना उसको इन्वेस्ट कर लूंगा, मैं भाई 12% ले लूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 12 ले लूंगा, 14 ले लूंगा, जितना मर्जी, डिपेंडिंग ऑन कभी आप कितना पैसा लगा रहे हो। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, इस पॉडकास्ट को तुम जब भी वॉर होगी ना, उस दिन दोबारा देख लेना। तुम्हारे जो ये आंखों के सामने ये जो पर्दे लगे हुए ना, तो तुम अंधा घूम रहे हो ऐसे आंखें बंद करके, तुम्हारे वो पर्दे खुल जाएंगे। तुम्हें आज मैं एक फ्रेमवर्क देके जा रहा हूं इस पॉडकास्ट पे। जब भी वॉर होगी, आज से 200 साल बाद वॉर होगी, 400 साल बाद होगी, तुम्हें ये फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। 400 साल बाद पता नहीं, शायद होगा नहीं होगा, 200 साल बाद तो हम भी नहीं होंगे। हम भी नहीं होंगे, पर पॉडकास्ट तो होगा। यूट्यूब अगर होगा तो, राइट। अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा फिर तो कुछ नहीं पता। कहने का मतलब है तुम्हें एक फ्रेमवर्क देके जाना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कंगलो। जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो एक डिस्ट्रैक्शन है, वॉर एक डिस्ट्रैक्शन है, बट इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमी को पंप करने के लिए वॉर एक ऐसा तरीका है कि आप पैसा अपनी इकोनॉमी में डाल सकते हो। अब तो क्योंकि मरना है या तो मारना है, अब उसमें ड्रोन भी बनेंगे, उसमें आपके हथियार भी बनेंगे, अब लोग भी मरेंगे, वो भी एक पार्ट है। वॉर का एक असली पार्ट ये भी है कि भाई लोग मरेंगे, चाहे वो गलती से मरे, चाहे वो एक्शन में मरे। हुआ क्या, ईरान का एक आर्मी बेस था, वो 10 साल पहले अब वहां पे स्कूल बन गया था। और यूएस से क्या गलती हुई कि अब ऑब्वियसली किसी से तो गलती हुई है कि उन्होंने जो कोऑर्डिनेट दिए जब उसको अटैक करना था उसके, क्योंकि वो आर्मी बेस को मारते हैं हमेशा। जंग के भी कुछ रूल है, पर वो सिर्फ पागलों को दिखाने के लिए, कंगलों को दिखाने के लिए होते हैं कि ये कुछ रूल्स हैं, कोई रूल्स नहीं होते। जब उन्होंने तुम्हें मारना तो मतलब ऑब्वियसली मारना है। तो ऐसे एक रूल होता है कि आप आर्मी बेसिस पे अटैक कर सकते हो। इसलिए जब ईरान पागल हो गया था, बस वो मिसाइल्स मार रहा था इधर उधर, वो यूएस के बेस को, आर्मी बेस को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो बात अलग है कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी घटिया है कि मतलब वो इधर उधर कुछ भी कर रहे थे। दुबई में भी उन्होंने मारे, ऐसे कुछ भी है ना, वो कुछ एक बड़े बड़े होटल्स पे भी जाके लगे, कुछ बिल्डिंग्स पे भी जाके लगे। ये मतलब ऑब्वियसली उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत घटिया है। हालांकि चाइना उनको सारी टेक्नोलॉजी दे सकता है, पर ऑब्वियसली यूएस सब देख रहा है, जो क्योंकि वो पुलिस जो पूरी दुनिया की। कहने का मतलब ये है कि जान भी जाती है। तो 10 साल पहले वो एक आर्मी बेस था यूएस के, ऑब्वियसली उनके आई थिंक 180 के आसपास बच्चे मरे, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट था, पर ये सब होता है। अब उनसे गलती तो हुई है कि भाई अब वो मानने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने शुरू भी करवा दिया है कि भाई क्या रिसर्च करेंगे, कैसे करेंगे, किससे गलती क्या हुई, किसको मतलब खड़ा करेंगे कटघरे में, कुछ होगा नहीं। पर ठीक है, सो प्लीज समझने की कोशिश करना, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है ये सब डिस्ट्रैक्शन है। असली गेम कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है गेम? असली गेम ये चल रहा है कि भाई ये सब चाइना को कॉर्नर करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। कंगलों को कभी नहीं पता होता, कंगले सोच नहीं पाते इतना। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि भाई अगर वरुण मेरे साथ काम करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वरुण ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अगर वरुण ये करेगा तो मैं ये करूंगा। मैं 5 मूव्स जो है हमेशा आगे की सोच के चलता हूं। जो ग्रैंड मास्टर्स जिनको बोला जाता है, वो 30 से 40 मूव चेस में जो होते हैं वो आगे सोच के चलते हैं। पर अगर आप 5 पे पहुंच जाओ तो आपकी जिंदगी, आप टॉप 1% में पहुंच जाओगे, गारंटेड है। अगर आपको सीक्वेंसिंग करनी आ जाए और आप 5 मूव्स अहेड सोचना शुरू कर दो, जहां पे आप खड़े हो कुछ भी करने के लिए, आप गारंटेड मिलियनेयर हो, पक्की बात है। 5 ही कर लो, चलो बाकी तुमसे नहीं होगा।
अब ये सब चाइना को कॉर्नर करने के लिए जरा, पहले उन्होंने वेनेजुएला का बंदा उठाया, उसके पेट्रोल के रिजर्व सारे अपने अंडर करे। अब दूसरा जो तेल जाता है, 20% जो तेल है ना चाइना के पास डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि ईरान के पास और वेनेजुएला के पास तेल के अलावा कुछ इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म नहीं, वो सोशलिज्म को मानते हैं। तो सोशलिज्म मानने का जो हालात है वेनेजुएला में, मेरे ख्याल से जो मेरे को याद आ रहा है, 7 मिलियन बंदे मूव कर चुके हैं पिछले 10 से 12 साल में वेनेजुएला के यूएस में, क्योंकि वहां के हालात बहुत खराब है वेनेजुएला के। ईरान का भी यही हाल है। ईरान अपने बंदों को खुद मार रहा है भाई, पर ये लोग बताएंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो, मैं समझता हूं क्यों नहीं करेंगे, इंडिया क्यों उनका साइड लेगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट, यू नो, पॉलिटिकली भाई उनको पता है, उनको भी तेल फ्री, मतलब बहुत सस्ता मिलता है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। इसलिए जो ब्रिक्स बनाया जा रहा है, वो ब्रिक्स का ईरान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेल जो है चाइना और इंडिया के पास डिस्काउंटेड रेट पे वहां से आता है, हमें मानना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चाइना को कॉर्नर करने के लिए है। किसी भी देश को गिराना है, उसकी एनर्जी कंट्रोल कर लो। एनर्जी का मतलब है तेल, इलेक्ट्रिसिटी। आजकल तो ऑब्वियसली साइबर अटैक्स भी होने शुरू होंगे। जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया है, तो उन्होंने भाई साहब उनकी ग्रिड ही बंद कर दी पूरी, उसके आसपास की मतलब लाइट ही बंद कर दी, ग्रिड ही बंद कर दी, ऐसे उठा लिया, उसको पता भी नहीं चला। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है तुम्हें नजर नहीं आ रहा, पर इट्स ओके, मैं तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है आगे सोचना। एंड आई रियली होप कि तुम इस पॉडकास्ट से ना फ्रेमवर्क ले जाओ और अपनी जिंदगी बढ़िया कर लो। आई रियली होप। पर इसमें से मेरे को पता है कि 10-15 बंदे जो है 100 में से 10-15% ही जो है वो करने की कोशिश करेंगे, बाकी वही एंटरटेनिंग बनाएंगे, मजे करेंगे, गालियां वालियां देंगे, कमेंट करेंगे, बस चले जाएंगे, कुछ सीखेंगे नहीं। तो ये सब चाइना को कॉर्नर करने के लिए है, क्योंकि अगर किसी को तोड़ना है उसकी एनर्जी तोड़ दो। 20% जो उनका जो तेल है, चाइना के पास भी बहुत रिजर्व है बाय द वे, सब देश बना के रखते हैं अपने रिजर्व्स, ऑल रिजर्व्स, ठीक है। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। एलपीजी ऊपर चला गया, तेल ऊपर चला गया, ये सब शॉर्ट टर्म है, घबराओ मत, कुछ नहीं होता, मर नहीं जाओगे। पर तुम इतने कमजोर हो अंदर से कि तुम्हें कोई भी डरा सकता है, और ये न्यूज चैनल यही काम कर रहे हैं। एक न्यूज आई कि पेट्रोल प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक भीड़ लग रखी है पेट्रोल पंप। यही तो करना चाह रहे हैं ये। एलपीजी की लाइंस लगी हुई है, 4-4 5-5 घंटे लोग लाइन में लग रहे हैं, इतना ज्यादा। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है ये टेम्परेरी। आप गरीब हो ना, आप कह रहे भाई मैं 100 रुपए का तेल है 120 का नहीं डलवा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। पर मेरे को पता अगर ये 100 का 120 140, ये टेम्परेरी शॉर्ट टर्म है ये, क्योंकि ज्यादा टाइम ये वॉर लंबी नहीं चल सकती। अगर चलेगी भी तो सब सरकारों को पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई और सिविल वॉर हो जाए, क्योंकि देखो सिविल वॉर कब होती है, जब रिसोर्सेज खत्म होने शुरू हो जाए, और सब सरकारों को पता है कि भाई ये काम हमें नहीं करना, क्योंकि किसी भी देश में अगर ऐसा कुछ हुआ तो पंगा है। तो ये जो भी कर रहे हैं ये बहुत सोची समझी चीजें हैं ये, और इसीलिए वो बाद में उसको आप नेगोशिएशंस होती भी देखेंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे, इस पे एनर्जी के प्राइस जब भी ऊपर जाते हैं तो इन्फ्लेशन स्टिकी हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। वो ही हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो, दैट्स प्रीटी मच इट। पर घबराओ कुछ नहीं, मतलब इतना घबराने वाली जरूरत नहीं है कि तुम भाई साहब 2-2 बजे तक पेट्रोल मिल जाएगा तुम्हें, भाई मरो मत, कुछ नहीं। बिकॉज तुम डरपोक हो और न्यूज चैनल तुम्हें डराई जाते हैं, इसलिए तुम कहते हो हाय हाय मर गया भाई, मैं मर गया। कुछ नहीं हो गया, एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म के लिए तो हो गई। अब कल तेल का प्राइस ऊपर था, अब नीचे है, अब कल हो सकता है और ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाएगा। भाई साहब समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम सब ये पढ़ते नहीं हो और तुम्हें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम अपनी जिंदगी सुधार लो।
इन्होंने एंड में डिसाइड करा हुआ है कि भाई जो बैरल है ना पेट्रोल का, वो $65 से नीचे नहीं जाने देना हमने। अच्छा, क्यों? क्योंकि $65 में जो भी होता है ना, जो भी निकाल रहा है, वो सब पैसे कमाता है। ये पीछे इन सबकी नेगोशिएशन सब चल रही है, तो डरने वाली बात नहीं है। पर ये बात याद रखना, ये समझने की कोशिश करा करो कि यार अगर ये मेरे को दिखा रहे हैं तो ये क्या छुपा क्या रहे हैं। तुम ये नहीं देखते हो, बस तुम वॉर की न्यूज पे बस लगे हुए सुबह से शाम तक। मैं पता क्या सोच रहा हूं, यार पीछे क्या चल रहा है, यार पीछे क्या चल रहा है, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे से। ऐसा कौन सा लॉ है ये पास कर देंगे ये रियलिटी है, ये रियलिटी है भाई। एप्स्टीन फाइल खुलती है, अगले दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक कर देता है। अब एप्स्टीन फाइल तो इंडिया की भी खुली है। अब बंदे तो आपको पता ही है कौन कौन सी है। अब वॉर की क्योंकि चलनी शुरू हो गई है, इस करके वो आप भूल गए हो, उनको पता है तुम मुंह रखो। ये भी हो सकता है। उनको पता तुम मुंह रखो, कैसे चेंज करना है, एजेंडा ही चेंज कर दो भाई। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट इंटेंशनली इन्फ्लेशन अलाउ करती है जिससे मिडिल क्लास हमेशा वीक रहे फाइनेंशियली? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। अगर इनको समझ नहीं आया तो इनकी बीमारी है ना यार। एक इकोनॉमिस्ट हुआ है जो यूएस का है, बहुत तगड़ा नाम है उसका, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बहुत बढ़िया बंदा है वो। उसने एक लाइन बोली थी, बोलो लाइन वो इनको समझ आ गई तो शायद इनकी जिंदगी बदल जाएगी भाई, गारंटेड। क्या लाइन है? वो लाइन का मोटा मोटा मतलब ये है कि जब भी डेफिसिट होता है किसी भी सरकार का या किसी भी गवर्नमेंट का, वो एक्चुअल में अनइंटेंडेड टैक्सेस है आप पे, इन्फ्लेशन का टैक्स है आप पे। पर ये समझ नहीं पा रहे हैं ये चीज। इनको लगा इन्फ्लेशन नॉर्मल है। भाई इन्फ्लेशन नॉर्मल नहीं है, ये तो इन्होंने सिस्टम ऐसा सेटअप कर दिया कि तुम्हें नॉर्मल लग रहा है। इन्फ्लेशन टैक्स है, वो तुम पे ही टैक्स है। तुम्हारा पैसा 100 रुपए था, वो साल के बाद 96 रुपए हो चुका है, तुम्हें पता भी नहीं चला। पर इसीलिए बैंक में से पैसा रखने से अच्छा तुम उसको आग लगा दो, क्योंकि तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हें गेम की पता ही नहीं। भाई मैं अपने अकाउंट में पता कितने पैसे रखता हूं, जितने भाई जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं या बिजनेस के जो रनिंग कॉस्ट होती है, बस दैट्स इट। बाकी सब पैसा इन्वेस्टेड है, क्योंकि आपको गेम का पता नहीं है, मेरे को पता है। बैंक में पैसे रखने से अच्छा उसको आग लगाना हो माचिस से, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस इंडिया में जेन्युइनली डिमांड की वजह से बढ़ रहे हैं, नहीं या आर्टिफिशियली उसको बढ़ा? नहीं, आर्टिफिशियली नहीं है, डिमांड भी है, नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लेशन। कॉफी रखनी पड़ेगी क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना पैसा यूएस प्रिंट कर रहा है ना, आज रुपए का क्या हाल है, 92 रुपए हो चुका है एक यूएस के अगेंस्ट। क्यों गिर रहा है वो, कभी समझने की कोशिश करिए आपने? यूएस ने इंडिया को कॉर्नर करने के लिए टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अगर आप यूएस से पैसा भेजोगे ना इंडिया, तो मेरे ख्याल से 20% के आसपास टैक्स लगा दिया शायद उसने, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा क्योंकि काफी देर होगी इसको। टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा फंडेड बाय जो पैसा ओवरसीज से आता है, उसको पता है। और यूएस से बहुत पैसा आता है, और उसको चाइना इंडिया को कॉर्नर करना था यूएस वाले ने। ट्रम्प ने बोले भैया टैक्स लगाओ। उसके बाद क्या हो गया, हवाला होना शुरू हो गया। हवाला का मतलब समझते हो ना तुम, ब्लैक मनी, कि भाई डायरेक्ट नहीं आ रहा, और जो अगर आप यूएस से $1 भेज रहे हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज करके, अब ये भी बता दूं कितना पैसा लगता है, 10-12% फालतू देना पड़ता है। इससे ज्यादा तुम्हें क्या बताऊं। ब्लैक मनी को वाइट करने में 10-12% एक्स्ट्रा लगता है, राइट? करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है भाई 20% में टैक्स दूं। अगेन मेरे को ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हम चेक कर लेंगे इसको। उनको 10-12% देना पड़ता है, शायद थोड़ा कम में भी होता होगा, कुछ जगह पे होता होगा, पर मेरे को पता है यार, मैं समझता हूं ये सब चीजें क्यों हो रहा है। तो क्योंकि पैसा प्रिंट हो रहा है बार बार, और रोज ही हो रहा है, मतलब जो भी डेफिसिट जो है यूएस कहां से पे कर रहा है, यूएस पैसा प्रिंट करके कर रहा है, और इसी करके उस पे उसको टैक्स लगा के, पॉलिसीज लगा के यूएस इंडिया के रुपए को भी गिर रहा है वो। इसी करके आपकी जो करोड़ की प्रॉपर्टी, आपको लग रहा है मेरी 1.5 करोड़ क्यों गया, पैसा गिर रहा है भाई, प्रॉपर्टी तो बढ़ रही है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, पर
पर क्योंकि आप समझते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। आई रियली हो, इसको ना 4 बार ही सुन लोगे शायद तुम्हें समझ आ जाएगा और पूरी जिंदगी अप्लाई कर सकते हो ये बात। सर अगर ये मिडल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाते हैं जी, तो क्या ये रियल एस्टेट का जो मार्केट है ये क्रैश हो सकता है? रियल एस्टेट का मार्केट क्रैश हो ही नहीं सकता। क्यों? मान लो अगर तेल के प्राइस ऊपर चले गए हैं, उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन स्टिकी हो जाएगी, इन्फ्लेशन थोड़ी लंबी चलेगी। सबसे तगड़ा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन रियल एस्टेट है। अब स्टॉक मार्केट का क्या हाल है? निफ्टी 2-3 दिन पहले 10% गिरा है। और हर जगह वॉर पे, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, ये पॉडकास्ट तुम जब भी वॉर होगी उठा के देख लेना, आपको समझ आएगा गेम कैसे चलती है। स्टॉक मार्केट हमेशा गिरेगा भाई। मैंने ना 5 महीने पहले मैं दोबारा आया था इंडिया, वो मेरा हर 3-4 महीने में चक्कर लगता है, ये 14 महीने में 5वां चक्कर है। 5 महीने पहले वाला पॉडकास्ट में उठा के ये सब देख लेना, ये सब बोल के जा चुका हूं मैं। कोई बड़ा लीडर मरेगा, गोल्ड और कॉपर के प्राइस ऊपर जाएंगे, सोलर के प्राइस ऊपर जाएंगे, एनर्जी के प्राइस ऊपर जाएंगे, पेट्रोल के प्राइस सब बोल के जा चुका हूं। दुबई, अब मिर्ची लगने वाली है, दुबई के बारे में बोल गया था। 99% जो इन्वेस्टर है वो पछताएंगे। ये सब 5 महीने पहले बोल चुका, सब ऑनलाइन पड़ा हुआ है, चेक कर लेना जाके। तो ये कुछ नहीं है, रियल एस्टेट से बढ़िया कोई हेज ही नहीं है। सो रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा शॉर्ट टर्म, पर रियल एस्टेट तो बादशाह है भाई। एक बहुत ही बोल्ड सवाल है, क्या ये जो लोन है ये एक मिडिल क्लास को ट्रैप करने के लिए है ताकि वो 20-30 साल तक इसी में फंसा रहे और वीक बना रहे हमेशा? देखो, पहले भी बता चुका हूं, कंगलों का और अमीरों का लोन को लेकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कंगले क्या करते हैं या भिखारी क्या करते हैं? भिखारी क्या करेंगे? लोन लेंगे और अपना घर ले लेंगे। अब भाई साहब, लोन तो अंबानी अंदानी भी ले रहे हैं। वो किस लिए लोन ले रहे हैं? बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। गूगल के पास $100 बिलियन कैश है, वो फिर भी लोन ले रहे हैं। एप्पल के पास $100 बिलियन कैश पड़ा उनके पास, वो फिर भी लोन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आप कभी सीरियसली, आप प्लीज यार पेन एंड पेपर लेके बैठा करो मेरे पॉडकास्ट पे। ये सच बात है। अगर तुम लिख जाओ ना ये सब बातें, तुम्हारी आने वाली 5 पुश्तें बदल जाएंगी। सच बता रहा हूं, अगर आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओगे, नोट्स बना लोगे इस पॉडकास्ट के और अगली 5 पुश्तों को दे दोगे ना, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, गारंटेड है। भाई साहब, कंगलों वाले काम करना बंद कर दो, अपना घर मत लो, कंगले मत बनो अपना घर लेके। अमीरों की तरह सोचो, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, इसको इनकम कैसे करनी है। आज सुबह हमारी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो उसका बिजनेस है ऑलरेडी और उसका घर है। तो मैंने उसको बोला था, भाई ऑस्ट्रेलिया में घर है उसका, मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो मेरी बात सुनो, आपका काफी सारा पैसा जो है इसमें फंसा हुआ है, इट्स बेटर कि आप इसको बेच दो और वो पैसा निकालो और अपने बिजनेस पे और ज्यादा पैसा लगाओ ताकि आप इसको और ज्यादा एक्सपेंड। अब वो क्या हुआ, मेरी मीटिंग उससे पहले हुई बहन से 4-5 महीने पहले, उसके बाद दोबारा आज मेरी उससे बात हुई है। कहती, अब वो सिंगल है और लड़कियों को क्या होता है, लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं और क्योंकि वो इमोशनल होती है तो उनको अपने घर से बहुत लगाव होता है। और कंगलों का भी यही प्रॉब्लम है, कंगले इमोशंस होते हैं, वो अपने इमोशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं और जो डिसीजन मेकिंग होती है इमोशंस के बेस पे होती है। अमीर लोग ऐसा नहीं करते भाई, वो कह रहे भाई पैसा बन रहा है, हाँ बन रहा है जी। अच्छा मैं 10% पे पैसा ले रहा हूं, मेरे को 20% बनना है, हाँ जी भाई। ये तो मैंने ज्यादा क्या बता दिया। अगर उनको 10% पे लेके पैसा 15-16% में बनता है, वो कह रहे भाई साहब मैं उठा के 10% यार 5% बाहर से कर रहा हूं, इसको बोलते हैं लेवरेज। और कंगले ये समझते नहीं है, अपने को फंसा लेते हैं। सो ट्रैप उनके लिए जो कंगले हैं, पर डेट उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, उनके लिए बढ़िया जो अमीर लोग, अमीर थिंकिंग के माइंडसेट के होते हैं, जिनको पता है कि भाई मैं पैसा निकाल के पैसा लगा के और पैसा बना सकता हूं। और उस बहन की जो मैं बात कर रहा हूं जिससे मेरी आज मीटिंग थी,
उसको मैंने नहीं बोला, उसका डॉग ग्रूमिंग का और पेट ग्रूमिंग का बिजनेस है, और डिमांड बहुत है ऑस्ट्रेलिया में। अगर वो बात मान जाए तो भाई उसके बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी इनकम की प्रॉब्लम है। जिसको भी मिलियनेयर बनना है उसको पहले अपनी इनकम पे फोकस करना चाहिए। कंगले क्या करते हैं, 9 to 5 करेंगे, अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, जैसे ही लाख रुपए कमाते हैं वो ही माँ बाप की बात सुन के घर ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। ऐसे हजारों रिकॉर्डिंग्स भाई मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो पहले घर ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में और फिर बाद में पछताते हैं। वो ही एग्जैक्टली इंडिया में होना शुरू हो चुका है। अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद घर ले लेते हैं, और जैसे ही घर लेते हैं पड़ा। और तभी यूएस में क्रेडिट स्कोर की बहुत ज़्यादा किल्लत है। वहाँ पे लोग अपने क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कराने के लिए एजेंसीज को पैसा दे रहे हैं, और वही इंडिया में होने लग अब गया वो है। होएगा ही, क्योंकि लोग लोन तो ले लेते हैं बट भर नहीं पाते। तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो? ये मेरे को एक बात बताओ भाई प्लीज, आप एक बार बैठ के सोचने की कोशिश करना प्लीज। यार आपको पता है कि आपकी औकात नहीं है, क्यों दिखावे के लिए गाड़ियां ले रहे हो भाई? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बेचा जा रहा है ये सपना? ये बेचा तो जा रहा है, पर तुम तो सियाने हो। हर कोई अगर सियाना बन जाएगा तो बात ही क्या है फिर? वो यार भाई मेरे को हर लोग पे नहीं फोकस कर रहा, तेरे को पता है भाई वरुण। मैंने क्या बोला पॉडकास्ट में, 10 से 15% लोग हैं जिनमें फोकस कर रहा हूं। अगर मैंने उन 10 से 15% लोगों को फोकस करके उनको समझा दिया, थोड़ा उनकी जिंदगी बदल गई, अब उसके बाद पता है, अगर वो 10 से 15% जो होते हैं ना, वो लीडर्स होते हैं। वो क्या करेंगे, वो अगले 85% को संभाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो 10% जो लीडर है, 10-15%, वो बढ़ सकता है? बढ़ सकता है भाई, अगर सारे लीडर बन जाए। सारे तो कभी भी नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूं भाई, 20%। अच्छा, 80-20 एक प्रिंसिपल किताब है, उसको आप पढ़ लेना, वो हर जगह लागू होती है मोस्टली। और ऐसा क्यों है? सब एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही एजुकेशन सिस्टम में है, फिर भी ऐसा क्यों है कि 20% लोग वो एलीट क्लास में जाते हैं और 80% लोग वहीं पे रह जाते हैं? ये मालिक का खेल है भाई, इसका आंसर तो मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं। अब उसके खेल है भाई, वही जानता है क्यों कर रहा है, ये मैं नहीं जानता। पर ये खेल हर जगह लागू होता है भाई, 80-20 प्रिंसिपल ऑलमोस्ट हर जगह लागू होता है। आप देख लेना, आप 80% ऑफ द टाइम आप 20% ही कपड़े पहनते हो। 20% जो आपके कपड़े हैं वो आप 80% ऑफ द टाइम पहनते हो। अब मैंने क्या बोला था अभी ऑफ कैमरा में, लोगों को लगता है मेरे पास एक ही कपड़े हैं ना, 8 जोड़ी है मेरे पास नीले रंग की सिर्फ, और भी कलर है मेरे पास, पर मैं नहीं पहनता हूं भाई। मेरा वार्डरोब इतना ज्यादा क्लीन है ना, मैं तेरे को बता नहीं सकता। हर साल मैं कपड़े फेंकता हूं, उसके बाद फिर नए खरीदता हूं। हर साल मैं ऐसी डिशें कम से कम 10-15 डिशें जो भी है ली, जो लगा भाई थोड़ी सी भी गंदी हुई है फेंको, नई लो। और मेरा इतना सिंपल क्लीन वार्डरोब है ना, मैं तो बता नहीं सकता। तुम्हारे वार्डरोब नहीं क्लीन, तुमने मिलियनेयर बनना है गरीबों? कभी अपना घर देखा? कभी वार्डरोब देखा आपने? अब बोलोगे वार्डरोब से क्या लेना देना मिलियनेयर बनने का? डिसिप्लिन। तुम कंगले हो इसलिए क्योंकि तुम्हें इमोशंस रन कर रहे होते हैं, भाई छोड़िए मैं कभी पहन लूंगा फिर कभी कपड़े, यार फिर कभी, अरे कभी ले लियो भाई, जाके उस दिन फेंक दे। अब इसमें से आएंगे कई कुछ कमेंट करेंगे बड़े महंगे कपड़े पहनता हूं, भाई क्या हो गया फिर? इसलिए अमीर लोगों के कपड़े देखे कभी? सिंपल, उनके वार्डरोब होते हैं क्लीन होते हैं बिल्कुल। वो कई लोग तो वही कपड़े सेम कलर के अलग अलग पहनते रहते हैं बस। उन्होंने, जैसे मैंने रखे हुए 8 जोड़ी, जब दिल करा व्हाइट टी शर्ट, पता नहीं 30-40 टी शर्ट हो गई मेरे पास ऐसी ना, सिर्फ व्हाइट रंग की रखी हुई मैंने बस। जूते बस मैं नाइकी के वही मंगवाते रहता हूँ बस, जैसे खराब हुआ नया और स्टॉक कर दिया। मैं हमेशा 2 फालतू रखता हूँ जूते, और पहनता हूं, जैसे खराब हुआ फेंक के नए मंगा ले, फिर उसको स्टॉक कर दिया। मतलब
इतनी जिंदगी तुम सिंपल कर सकते ना, तुमने सब कॉम्प्लिकेट करा हुआ है। अच्छा सर, मेरे को एक चीज बताओ कि सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये जो दिमाग में डाला जाता है मिडिल क्लास को कि सेफ इन्वेस्ट करो, सेफली इन्वेस्ट करो, ये भी कोई ट्रैप है जिससे मिडिल क्लास हमेशा गरीब रहता है? यार सेफ कैसे हो सकता है कुछ भी? मतलब आप रिस्क मिटिगेशन नाम की चीज होती है वो तो समझ आती है, सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लगा के देख ली स्टॉक मार्केट में पैसे, आपने क्या बन रहा है आपका? स्टॉक मार्केट भी हर कोई थोड़ा ना लगा रहा है उस पे पैसे, वो भी तो सेफ नहीं है। एसआईपी बोल देते कि एसआईपी सेफ है, एसआईपी पे लोग करने लग रहे हैं। कैसे पोर्टफोलियो बताना मेरे को जरा आपने। सबके डाउन हो रखे हैं अभी तो। बता दो भाई मेरे को। तो रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्ट करे, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है हमारे इंडिया में रियल एस्टेट, सबसे जो बिगेस्ट एंड सेफेस्ट एसेट है वो रियल एस्टेट है कुछ और भाई इसके अलावा? बता दो मेरे को कुछ, आपके हिसाब से है कुछ? नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं भाई। और यही सबको लगता भी है। लगता और करने में जमीन आसमान का फर्क है। अब कंगले क्या करते हैं? कंगलों को पता है। अगला मेरा सवाल इसी से जुड़ता हुआ है, मैं वो सवाल पूछ लेता हूं आपसे। पूछ लो। एसेट तो बोलते हैं कि एसेट है, लेकिन जब वो 30 साल के लोन में फंस जाते हैं उस एसेट को क्रिएट करने के लिए, तब वो एसेट लायबिलिटी नहीं बन जाता उनके लिए? लायबिलिटी तब बनता है भाई जब आप उसमें रह रहे हो। अपने घर नाम जैसी कोई चीज नहीं है कंगलों। याद रख लेना, ये बात दोबारा से बोल रहा हूं भाई। मेरे को एक बात बता वरुण, मान लो आपने घर लिया, अब आपकी प्रॉब्लम ये है, आप इमोशन से ड्रिवन हो, आप कह रहे हो भाई बस दिल्ली और एनसीआर में ले लूं क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूं भाई। अरे भाई ना तुम्हारी नहीं है इतने पास बजट तुम्हारे पास। अब कल मेरे को किसी ने बुलाया था तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई, वो कह रहे भाई आओ हमें थोड़ा सा सलाह दो, ये लो बहुत सारे पैसे लो पहले सलाह देने से पहले, क्योंकि वो अमीर माइंडसेट के हैं। उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया, कहते भाई ये हमारे पास नंबर है, हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। मैंने कहा भाई आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो वो मुद्दा बाद में है, पहले मेरे को ये बताओ कि आपका मकसद क्या है। अगर तो जिंदगी भर फंसना है तो मेरे को बता दो, अगर पैसा कमाना है तो मेरे को बता दो। पैसा कमाना है तो कितनी देर के लिए पैसा रख सकते हो, पर उसका अल्टीमेट गोल क्या मेरे को वो भी पता होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो। इनके पास इन क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं है भाई। और जब तक आप, ये 2 क्वेश्चंस है जिस बंदे ने आंसर कर लिए भाई, पूरी जिंदगी पैसा कमा सकता है वो, गारंटेड। व्हाट डू यू वांट एंड बाय व्हेन, कि भाई मेरे को इतनी देर में ये चाहिए है, और दूसरा चाहिए क्यों है, वाई। तुम्हें इतना नहीं पता भाई, तुम पैसा कमाना चाहते हो पर तुम ये बेसिक चीजें नहीं करना चाहते हो। व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू वांट एंड बाय व्हेन, कब तक क्या चाहिए और क्यों चाहिए। एनीवेज, जो कल मेरे को बुलाया उन्होंने काफी सारे पैसे दिए, कह रहे भाई बैठो हमारे साथ, ये हमारे पास पैसे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने बेटे की शादी करनी है अगले 4-5 साल में। हमें है कि भाई वो घर में हम, उनके पास अच्छा खासा घर है भाई, मतलब तगड़ा घर है, ताकि उसको हम दे दें या उसके पैसे जो है बढ़ जाए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा आपको पैसा कमाना ना, कहते हैं हाँ हमें पैसा कमाना। दिक्कत, मैं कहा फिर आपको दिल्ली एनसीआर में नहीं लगाना, क्योंकि जितने आपके पास पैसे हैं आप पैसा तो इधर भी कमा लोगे, पर अगर मैं आपको इससे 15% ज्यादा पैसा कमा के दे दूंगा उतने टाइम में, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी। सो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो तब होती है जब आपके गोल्स क्लियर हैं। इनको पता नहीं है भाई क्या चाहिए। जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम क्या, मतलब अंधेरे में तीर चला रहे भाई है। जैसे वो तेरे को नजर आ रहा भाई सामने कुछ नजर नहीं आना हमें। अब तू तीर चलाएगा कहां लाएगा, मैं तेरे को बोलूंगा भाई उस पर डॉट लगा दूं, लगा देगा? तुम ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। पर तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम गोल सेट करके तीर लगाओगे, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद लगे, निशाना लग जाएगा। क्योंकि क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि कुछ चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, कुछ स्ट्रेटजीज ट्राई करनी पड़ेंगी, कुछ बैठना पड़ेगा, कुछ झुकना पड़ेगा, कुछ आगे होना पड़ेगा, कुछ तीर को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजीज होती है ना। ये तो गोल पता लग गया, ये तो स्ट्रेटजीज है। कभी कैसे करना है, स्ट्रेटजीज तो बदलती रहती है भाई, स्ट्रेटजी कभी भी एक नहीं रहती है।
सर ग्लोबल क्राइसिस या वॉर के टाइम पे जो रिच होते हैं वो और रिच होते जाते हैं, और जो वीक और पुअर कैटेगरी में होते हैं वो और ज्यादा पुअर होते जाते हैं। भाई ऐसा कंगले तो कंगले ही रहेंगे, क्यों? चाहे वो वॉर है चाहे वो नहीं है, क्योंकि वो सोचते नहीं है भाई, उनके इमोशंस उस पे भारी होते हैं। क्या सोचना चाहिए? कि अगर मेरे को पता है, अब मैं 6 महीने पहले तुम्हें बता गया हूं, मेरी कम्युनिटी को भी 6 महीने पहले पता था ये होने वाला है, उनको तो वॉर से पहले मैंने बता दिया, मैं कहा ये कर लो। उनको बोलते हैं कि फॉरवर्ड थिंकिंग कैसे करना है, ये है ही नहीं इनके पास, कोई प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। 5 स्टेप्स आगे चलो। 5 स्टेप्स आगे चलना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बता क्या वरुण, ये ना किसी गुरु को धारना नहीं चाहते, किसी मेंटर को हायर नहीं करना चाहते, या मेंटर के साथ जुड़ना नहीं चाहते। जब कुछ करा ही नहीं है जो तुम करना चाह रहे हो, तुम कैसे पहुंच पाओगे वहां पे? अब मैंने जिंदगी में खाना नहीं बनाया, पूरी जिंदगी में मैंने चाय भी नहीं बनाई, तेरे को पता भाई। अब मेरे को कोई बोल देगा भाई जाके चाय बनाने में कैसे बना दूंगा, सीखना पड़ेगा, पता ही नहीं है। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी चाय नहीं बनाई भाई आज तक, खाना तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसका सीखना पड़ेगा भाई। 5 स्टेप आगे कैसे चला जाए? भाई 5 स्टेप आगे तो पहले ये समझना चाहिए ना कि भाई हम जाना कहां चाहते हैं। ओके। क्योंकि 5 स्टेप आगे ना शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पहले सेट होनी चाहिए कि भाई ये मेरा गोल है, ये मेरे को यहां पहुंचना है। अच्छा, अगले भाई मेरे पास हर साल कुछ 100 लोग आते हैं, हर साल पहले वो आके मेरे से पूछते हैं कि भाई इस साल में क्या क्या हो सकता है और मुझे क्या क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी है। ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास हर साल, और वो बहुत साल से जुड़े हुए हैं। उनको मैं भाई 2025 की ना प्रेडिक्शंस पड़ी हुई है मेरी, चेक कर लेना जाके, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने बोला था एक मेटल चूज करा था, सिल्वर। अब जिसने मेरी बात मान ली 136% ग्रो करा उन्होंने। अब मैं पहले 5 महीने पहले बोल गया हूं तुम्हें गोल्ड और कॉपर खरीद लो, उसका रीजन था क्योंकि आपको लगता है कि ये जो वॉर हो रही है ना वो अभी हो रही है, पर ये वॉर की प्लानिंग पिछले 8 महीने से चल रही है। सीक्रेटली बिलियनर्स जो हैं वो ऑलरेडी मूव कर रहे थे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये दुनिया से बहुत परे है, इधर कुछ नहीं होने वाला। क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था। आप नहीं करना चाहते हो, नहीं करोगे तो पछताओगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ नहीं चाहता। सर क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से एक मतलब ये प्रैक्टिकली अमीर होने का एक जरिया है एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए? बताओ मुझे। डाटा दे देते ना भाई आपको, क्योंकि बोलने से तो कुछ नहीं होगा। 90% जो मिलियनेयर बने हैं ना भाई वो रियल एस्टेट से बने हैं। ज्यादा ही है, 95 के पास है, पर मैं 90 बोल देता हूं। मेरे को एक रोड मैप दे दो कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल पर्सन जो कि 9 to 5 जॉब कर रहा है जी, वो कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है रियल एस्टेट में? भाई उसको टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाना पड़ेगा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब गांव देहात या जो अभी अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। क्योंकि रियल एस्टेट का सबसे तगड़ा सीक्रेट तुम्हें बता रहा हूं आज। पूरी जिंदगी याद रख लोगे, पूरी जिंदगी पैसा कमाओगे, गारंटेड है। जब भी रियल एस्टेट खरीदना है तो यह सोच के खरीदना है कि इसमें 2 साल 3 साल 5 साल बाद क्या हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट फ्यूचर का गेम है। वो फोरकास्टिंग का गेम है, वो प्रेडिक्शन का गेम है। और थोड़ा सा तुम्हें पता भी होना चाहिए कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा आ रहा है। जो ये बंदा याद कर रहा है गारंटेड मिलियनर हो सकता है भाई वो। इससे सिंपल करके नहीं बता सकता हूं तुम्हें। अब अगर हम थोड़ा सा और नैरो डाउन कर दें स्ट्रैटेजी को, ब्लू आप जो रोड मैप मांग रहे हो, पहले तो भाई इमोशंस छोड़ो, अपने आप को करो तगड़ा और सोच लो कि भाई हाँ जी मेरे को भाई टियर 2 टियर 3 सिटी में जाना है, वहां पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहां पे मेरा पैसा बन सकता है। ठीक है, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको ये डिफाइन करना है वही, व्हाट डू यू वांट एंड बाय व्हेन, और चाहिए क्यों है, वाई। ये डिसाइड कर लोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो मैं किसी के साथ कल करके आया हूं कि भाई ये लो, उन्होंने बोल दिया भाई ये हमारे पास गोल है, ये हमारे पास पैसा है,
हमने अपने बच्चे को 5 साल बाद शादी करनी है, तो उसके लिए हमें वेल्थ क्रिएट करनी उसके लिए हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, और ये हम पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मेरे को ये इंफॉर्मेशन दे दोगे, आपका रोड मैप मैं ऐसा बना दूंगा भाई। हमारा एक सिस्टम है, प्लानिंग टूल है, उसको प्रॉपर्टी प्लानिंग टूल बोला जाता है। आप spig.com.au अगर आपने जाना है तो आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। हमारे क्लाइंट्स के पास वो एक्सेस होता है भाई। आप अगर मेरे को ये सब चीजें बता दो और हमारे सिस्टम में डाल दो, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं आप कितने साल में कहां पहुंच सकते हो। अच्छा, इतना जबरदस्त टूल है, आपको बताया नहीं पता। अच्छा चलो मैं फिर भी एक सिनेरियो ले लेते हैं। Sure. ठीक है, जिसके पास वो टूल नहीं है, जिसने एक्सेस नहीं कर रखा आप पे, तो उसके लिए एक एग्जांपल हो जाएगा। किसी भी नॉर्मल इंसान के पास 5 से 10 लाख रुपए हैं, जी और वो चाहता है कि भाई मुझे आज से 5 साल बाद अपनी नौकरी छोड़नी है। जी 9 to 5 करता है वो, उसको टारगेट है उसके बाद कि भाई मेरे पे 5 से 10 लाख रुपए है, मुझे नौकरी छोड़नी है आज से 5 साल बाद। तो क्या वो 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट में वेल्दी बन सकता है कि वो नौकरी छोड़ दे? अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। एक्चुअल में आप यहां से भी कर सकते हो, ठीक है, मुश्किल है, कर सकते हो। मतलब अमाउंट छोटा है। अमाउंट छोटा पर कर सकते हो। कैसे? डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आप ये जो मैं बोलने वाला हूं कर लोगे तो। देखो भाई, अभी अगर तुम्हारे पास 5 से 10 लाख है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है इनकम की। ठीक है? क्योंकि तुम्हें इनकम इसलिए बढ़ानी ताकि जो आपका कैपिटल है आप उसको और थोड़ा सा ग्रो कर सकते हो। पर अगर आप मेरे से सीख लो तो मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि आप बिना पैसे के रियल एस्टेट की डील्स कैसे कर सकते हो। मेरा 8 हफ्ते का प्रोग्राम है जिसमें मैं खुद कोचिंग करता हूं। मैं महीने के सिर्फ 5 लोग लेता हूं भाई, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा लोग मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उनको पिछले 2 हफ्तों में नंबर 1 उनको गारंटी देता हूं भाई, मैं पहले हफ्ते में पहले क्लास में वो जितना पैसा मेरे साथ इन्वेस्ट करते हैं ना, उनका पहले क्लास में उनको ऐसी एडवाइस देता हूं कि वो पहले क्लास में उनके वापस आ जाता है। और अगले 2 हफ्तों में उनको मैं ऐसा कुछ बताता हूं कि वो बिना पैसों के रियल एस्टेट की डील्स कर सकते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, उनके होश उड़ गए भाई। क्योंकि ना मैं हर सैटरडे करता हूं, सैटरडे का 2:30 बजे का सिडनी का टाइम रखा हुआ मैंने। वो हर हफ्ते उनको, क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूं तो थोड़ा सा होता है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर रहता है। उनके होश उड़ गए भाई कल। वो कह रहे भाई ऐसे भी हो सकता है? मैं कहा एब्सोल्युटली हो सकता है। मैं कहा अब अगर तुमने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं और मैं पैसे नहीं कमाता, मैं कहा तुम्हें चपेड़े पड़ेगी। क्योंकि उनके सब है, कह रहे ये कैसे हो सकता है? मैं कहा अब तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है। अब मेरे को ज्ञान दो ना ये वाला। ये तो नहीं दूंगा भाई। तो ये एक एग्जांपल तो दे दो कैसे करें। एग्जाम्पल तो भाई यही है कि जिसके पास 5 से 10 लाख है, या तो वो 5 से 10 लाख लेके मेरे पास आ जाए, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि बिना पैसे के डील्स कैसे की जा सकती है रियल एस्टेट में, या वो अपनी इनकम पे काम करे। अगर आपको इनकम पे काम करना है तो वो लंबा काम है, तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर अगर किसी के पास पैसा ही कम है, ठीक है, कम है पैसा, लेकिन वो आपका प्रोग्राम भी अफोर्ड नहीं कर सकता जी, एटलीस्ट उसको इतना तो बता के जाओ यहाँ इस पॉडकास्ट में कि वो आपका प्रोग्राम अफोर्ड करने लायक बन जाए। नहीं नहीं भाई, ये नहीं बता रहा मैं। क्योंकि जिसने करना होगा वो रीच आउट करेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि मैं आपको बता दूंगा कि आप बिना पैसे के डील्स कैसे कर सकते हो। अच्छा, बिना पैसा इन्वेस्ट करे कैसे कमा सकते? बिल्कुल। आपकी अभी प्रॉब्लम जो है इनकम है या ज्ञान है, और इनकम और ज्ञान तब मैटर करेंगे जब उससे पहले आप माइंडसेट ठीक कर लोगे। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, अगर मैं आपको सब कुछ बता भी दूंगा ना, आप कुछ नहीं करोगे, होगा ही नहीं, क्योंकि माइंडसेट ही ठीक नहीं है। भाई ऐसा क्यों है कि इतना ज्ञान अवेलेबल है यूट्यूब पे? अगर वाकई में लोग ज्ञान लेना चाहते हैं, इतना ज्ञान होने के बाद भी गरीबी क्यों है? क्योंकि माइंडसेट नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं मेरे पास जो आते हैं, इनके पास $1 मिलियन कैश पड़ा होता है, 3-3, 4-4 साल से कुछ नहीं करते। भाई 2 भाई आए थे मेरे पास, $1 मिलियन कैश पड़ा हुआ उनके पास 3 साल से। कह रहा भाई दम ही नहीं हो रहा, हमसे हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि हम इन्वेस्ट भी कर पाए। सो आपका जो क्वेश्चन है, 5 से 10 लाख जिसके पास है, वो 5 लाख में अपने आप से फ्री करना चाहता है, ये 3 चीजें कर लेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 1 माइंडसेट। अगर ये नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगाना, कुछ नहीं होगा, गारंटेड है, लिख के देता हूं।
5 साल बाद भी ये देख लेना, ये पॉडकास्ट तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, मेंटोर, बहुत जरूरत है उसकी। अगर आपके पास मेंटोर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आपने वो कभी करा नहीं है ना यार। जब आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, आप कैसे कर पाओगे? माइंडसेट, मेंटोर, और उसके बाद अगर आप में लगता है कि आपके पास दम है तो थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मेरा मेजर काम है, पर मैं बिजनेस कंसल्टिंग बहुत करता हूं। और ऐसे बहुत इंस्टेंस में मैंने लोगों को बोला कि भाई अभी तो प्रॉपर्टी मत खरीद, तो अपने बिजनेस पे फोकस कर। अगर तीसरा स्टेप ये कि अगर तुम्हारे में वाकई दम है तो तू बिजनेस पहले कर ले भाई, प्रॉपर्टी बाद में। प्रॉपर्टी बाद में। हमेशा मैंने भी यही करा था, क्योंकि एक ना बड़ी पुरानी कहावत है जो हमारे घर में बोली जाती थी, बड़ी पंजाबी में है, बोल देता हूं कि कम्मा विचों घर बनते होंगे ने, घरां विचों काम नहीं बनते। थोड़ा हिंदी में बोल दोगे, जो काम अगर आपके पास धंधा है आप उससे बहुत घर बना सकते हो, एक घर से धंधा नहीं बना सकते। एक घर से धंधा नहीं बना सकते हो। तो अब इस पे कुछ करेंगे तो ठीक है। अगेन प्लीज, मैं अपना कोई प्रोग्राम सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं महीने के 5 रहता हूं, और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लोगे, हर दूसरा मैसेज मेरे को मेंटरशिप का होता है। मैं करता ही नहीं हूं भाई। सबसे पहले मेरा जो हमारा ना एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में हमारा टेस्ट होता है, वो टेस्ट अगर आपके आंसर नहीं है ना, हम रिजेक्ट सीधा ही, बात ही नहीं करते भाई। क्योंकि रॉन्ग माइंडसेट या गंदा माइंडसेट जो है उसको आप सिखा भी दो, वो कुछ करेगा नहीं यार, और मेरे को ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है, पहला माइंडसेट, दूसरा मेंटोर, मेंटोर, और तीसरा है कि भाई आप बिजनेस पे लगाओ पैसा। अगर 5-10 लाख रुपए है तो उसको कहीं पे भी रियल एस्टेट में डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो। अगर आपके बस की नहीं है तो फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो। ठीक है। पार्टनरशिप करके डील्स करनी शुरू कर दो, क्योंकि हर एक बंदे के पास सब कुछ नहीं होता, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। उसमें कोई खराबी नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, ये मालिक का दस्तूर है। पर अपने आप से सच बोलना शुरू कर दो कि यार मेरे बस की नहीं है भाई, मेरे में जिगरा नहीं है, मेरे को कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसका जिगरा हो और उसके साथ मैं कुछ मिल के कर सकता हूं। मान जाओ, ये बात मान जाओ, बड़ी जिंदगी सुखी हो जाएगी तुम्हारी। सर, दुबई में आजकल इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंडिया से लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में। तो अगर ये ईरान और यूएस वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये बढ़ जाता है कुछ टाइम में, तो क्या जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको पैनिक करना चाहिए? पैनिक करना तो नहीं चाहिए, पर कंगले हैं। पैनिक सैनिक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है भाई। दिस इज एग्जैक्टली भाई, यही फर्क है बस। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो गैम्बलिंग नहीं कर रहे थे, कंगले गैम्बलिंग कर रहे थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग कर रहे थे। जमीन आसमान का फर्क है इस माइंडसेट में भाई। वो 2 महीने में पैसा कमाना चाह रहे हैं, वो 2 साल में पैसा कमाना चाह रहे हैं। और जो 2 साल में पैसा कमाना चाहेगा भाई, वो पैसा कमाएगा। इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू, हालांकि प्लीज समझने की कोशिश करना, मैंने ये बोला था कि भाई इन्वेस्टर पछताएंगे, पर अगर आप दुबई में ढंग की चीज में इन्वेस्ट करते हो जिसमें लैंड अटैच है, ये अपार्टमेंट्स नहीं, तो आप पैसे कमाओगे, डेफिनेटली कमाओगे। क्या तरीका है उसमें इन्वेस्ट करने का? लैंड वाली चीजें खरीदो, टाउन हाउस खरीदो, लैंड खरीदो, क्योंकि पैसा लैंड में है यार। ये चीज ना प्लीज अभी नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये ना अपार्टमेंट्स का जो मैटर है ना, ये 30 साल से पॉपुलर हुआ। ये याद रखना, ये सेम ही रहेगा। आज से 40 साल बाद भी ये पॉडकास्ट उठाओगे, यही रियल एस्टेट का जो बेसिक है ना, ये तब भी लागू होगा कि पैसा लैंड में ही है। 400 साल बाद भी पॉडकास्ट उठालोगे, उसका तब भी ये काम करेगा कि पैसा लैंड में ही है, अपार्टमेंट्स में नहीं है। सर, एक ऑनेस्ट सवाल है, फाइनेंशियल फ्रीडम सच में कुछ होता है या सिर्फ एक मिथ है जो सोशल मीडिया पे बेचा जा रहा है? फाइनेंशियल फ्रीडम होता है भाई। क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम यही है कि भाई तुम 9 से 5 नहीं कर रहे हो, बस यही है। मेरे को तो यही लगता है। और प्लीज अंडरस्टैंड करना, जो मेरी फ्रीडम है वो सब कोई नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको फ्री होने के लिए चाहिए क्या।
मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, 90% लोगों ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि मेरे को अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए है। गारंटी है। अगर कोई पर्सन है जो महीने का अच्छा खासा सैलरी उठा रहा है और फाइनेंशियली वो हर चीज कर रहा है, जी। हर चीज कर पा रहा है, अपनी फैमिली के लिए हर चीज फुलफिल कर रहा है, तो क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर रखी उसने? नहीं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हुई भाई? फाइनेंशियल फ्रीडम तो सर यही हुई ना कि आप अगर किसी भी चीज को खरीदना चाहते हो या किसी भी चीज को आप देख के आपको लग रहा है कि ये मुझे चाहिए, आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि यार ओ अच्छा, हाँ ये कई लोगों के लिए हो सकते हैं भाई, पर ये एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। फाइनेंशियल फ्रीडम ये होती है कि भाई आप अपने टाइम पे जो कुछ करना चाहते हो वो करना है, सिर्फ खरीदना नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं। तो असल में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, वो टाइम की फ्रीडम है। टाइम की फ्रीडम है भाई, और क्या है ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम? और क्या मेरे को बताओ। आप अगर सिर्फ वीकेंड में जाके चीजें खरीद रहे हो और 5 दिन कुत्तों की तरह काम कर रहे हो, घर पे कोई मतलब आप टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, वो कौन सी फ्रीडम हुई? मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसा बन रहा है। करेक्ट। तो ये सारा का सारा आप मतलब पैसिव अर्निंग को टाइम लेकिन इसमें पैसिव अर्निंग का जो हाथ है ना सबसे ऑफ ज्यादा। कोर्स पैसिव इनकम, तो उसका पैसिव इनकम का मतलब यही है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का मेरे हिसाब से मतलब ये है भाई, आप पहले गोल सेट करो, अब वो कितने में से चाहिए, और जब आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा आपकी पैसिव इनकम हो जाए, वो फाइनेंशियल फ्रीडम है यार। ओके, क्योंकि आप तब अपनी एक्टिव जो इनकम है उसको कम भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, मर्जी आपकी है। अब कई लोग हैं जिनके पास एक्टिव इनकम भी है, पैसिव इनकम भी है, और फिर भी नहीं छोड़ रहे। भाई मैं नहीं रह सकता हूं, क्योंकि वो पैसिव इनकम पे रिलाय नहीं करना चाहते। नहीं पता क्या होता है यार, अब मैं 33 साल की उम्र में ना मैंने अपना बिजनेस बेचा था। 1.5 साल भाई मैंने कुछ नहीं करा। 1.5 साल में से मैं 8 महीने घूम रहा था, इंडिया घूमा, मलेशिया घूमा, दुबई घूमा, साउथ अफ्रीका गया, बड़ा घूमा। पर उसका मतलब ये, मतलब उसके बाद क्या? तो जब आप वैसी सिचुएशन में पहुंचते हुए कहते हैं यार नहीं भाई, आज के बाद ना कभी रिटायरमेंट की बात नहीं करनी। पर हो सकता है ये सिर्फ मेरा ही था, क्योंकि मैं शायद ऐसा हूं कि मैं नहीं बैठ सकता हूं बिना काम करे। आप कैसे हो आपको पता नहीं है। ज्यादातर लोग तो यही है भाई, उनको लेजी एम्बिशियस पीपल बोलता हूं मैं। 80% लोग काम नहीं कर रहे, काम चोर है वो। सर इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी चूज करते कैसे हैं? डिपेंड करता है भाई, वो कंगले हैं कि अमीर है। नहीं, ऑब्वियसली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रिच है। उनको पता है भाई कि जो रियल एस्टेट का बेसिक है ना, वो जमीन है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं उसके साथ जमीन नहीं है, तो वो मेरे को एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं लेनी। मतलब वो अपार्टमेंट्स नहीं लेते? वो नहीं लेते भाई। ठीक है, अगर कोई जमीन भी लेनी तो कैसे चूज करते हो? वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास बजट कितना है। पर 2 चीजें तुम्हें बता देता हूं, जिस बंदे ने ये 2 चीजें याद रख ली, वो जमीन लेने के बाद भी बहुत पैसा कमा सकता है। नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आ रहा है। नंबर 2 कि उसकी फोरकास्ट क्या है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें क्या है, और अगर लोग यहां पे मूव होंगे तो क्यों होंगे। हम जब अपनी रिसर्च करते हैं ना वरुण, तो हम कुछ 23 से 24 डाटा पॉइंट्स होते हैं, उसके बेस पे हम रिसर्च करते हैं। और उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इसका फोरकास्ट क्या है, लोग यहाँ पे क्यों आएंगे। एक जगह है, मैं चलो पर्थ में, उसका नाम नहीं बताता क्योंकि फिर लोग उसको यूज कर देते हैं, एंड ऐसा मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसको पंप एंड डंप रियल एस्टेट में भी होता है, बाय द वे, जस्ट लेटिंग यू नो। अच्छा। हर जगह होता है। और बाय द वे प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन मोर टाइम बिफोर आई गो टू द पर्थ वाला, कि भाई अमीर लोग अपार्टमेंट से भी पैसा कमाते हैं। मैं अपार्टमेंट से भी पैसा कमा चुका हूं, पर मेरे को पता है कि कब एग्जिट करना है और कब एंट्री करनी है। जो तगड़े ट्रेडर होते हैं ना भाई, उनको पता है कि भाई यहां पे पैसा बन गया, बस निकल जाओ, बस अब ज्यादा लालच मत करो, मैं ऐसा गिरूंगा ना, और मतलब समझ नहीं आएगा। पर्थ में एक जगह है जो कि ना बीच के बहुत पास है, तो हमें पता था कि इसका जो फोरकास्ट है ना ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उतने की प्रॉपर्टी आप अगर खरीदने जाओ ना तो मिल ही नहीं रही थी, और वो एक ऐसी जगह थी ताकि हमने बहुत प्रॉपर्टी खरीदी है, और उसका प्राइस आज पिछले साल में भाई कम से कम नहीं तो 18 से 19% बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो रिसर्च जो हमारे होती है बहुत डीप है, रिसर्चर
कोई फॉर्मूला इसमें जो हाँ फॉर्मूला वो तो नहीं बताऊंगा। हाँ जी फॉर्मूला होना बता दूंगा यार, इतने पैसे हम खर्चते हैं भाई 1 करोड़। लेकिन इसमें फॉर्मूला है लोकेशन को एब्सोल्युटली है भाई। पिछले साल में 1 करोड़ खर्चा रिसर्च पे, सिर्फ रिसर्च पे। हमारा ना रिसर्च पेपर होता है और रिसर्च हम करते हैं बहुत डिटेल्ड। रिसर्च करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में 15,000 सबर्ब्स हैं, हम सिर्फ 24-25 सबर्ब्स में प्रॉपर्टीज खरीदनी है। वो 1 करोड़ की रिसर्च करने के बाद हमें पता लगा कि इसके प्राइस क्यों बढ़ेंगे। ये मतलब है मेरा कहने का। एक नॉर्मल एक आप टिप दे सकते हो किसी को अगर इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो वो लोकेशन किस तरीके से चेक करें, कैसे दिमाग में क्या क्या चीजें रखें? भाई वरुण, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर मैं इनको जगह बता भी दूंगा कुछ नहीं होगा इनसे। अगर जो इनकी पहली टिप जो इनको ये है कि भाई साहब अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने माइंडसेट में इन्वेस्ट करो, मेंटर हायर करो। जगह मैं बता देता हूं तुम्हें वैसे फिर भी, क्योंकि बुलाया तो तुम्हें 2 जगह बता दो भाई। पंजाब और गुजरात में हम पैसे लगा रहे हैं। अब मैं सिटीज नहीं बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छा, बहुत पैसा कमा सकते हो तुम पंजाब और गुजरात, ऐसा क्यों? अगर मैंने इसका आंसर दे दिया ना तो उसका आंसर इनको मिल जाएगा, क्योंकि वो अब थोड़ा सा न्यूज आ चुकी है बाहर, पर वो हमें पहले से ही पता थी। क्या न्यूज़ है? वही तो नहीं पता नहीं मैं तेरे को ऑफ कैमरा जरूर बताऊंगा। आई डेफिनेटली टेल यू ऑफ कैमरा, पर वो हमें पहले ही पता था कि भाई ये होने वाला है। अच्छा, रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, इन दोनों में क्या बेटर है? दोनों ही चाहिए भाई। इनफैक्ट 3 चीजें चाहिए होती है अगर किसी भी आपको 95% ऑफ द टाइम अगर आपको पैसा कमाना रियल एस्टेट में। ये 3 चीज जिसने कर ली भाई रियल एस्टेट में 95% ऑफ द टाइम वो पैसा डेफिनेटली कमाएगा। नंबर 1 है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि भाई तुम खुद अपने पर्सनल नाम पे ओन मत करो, कोशिश करो कि वो थर्ड पार्टी एंटिटी पे हो। ठीक है, ठीक है। नंबर 2 है कैश फ्लो भी चाहिए भाई। सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन से काम नहीं रहेगा। जिसके पास कैश फ्लो नहीं होगा वो रियल एस्टेट में लंबा गेम नहीं खेल पाएगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में या वेस्टर्न वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 0.89% लोग हैं जो कि लेस देन 1% है जिनके पास 6 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि वो कैश पे फोकस करते हैं। नंबर 3 है आपका अप्रिसिएशन। अगर अप्रिसिएशन नहीं होगा तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेवरेज करके नहीं खरीद पाओगे। इससे ज्यादा तगड़ा ज्ञान भाई मैं इनको नहीं दे सकता। अगर ये 3 चीजें याद रख लेंगे, ये 95% ऑफ द टाइम पैसा कमाएंगे। आप बार बार बोल रहे हो कि अपार्टमेंट्स नहीं लेने चाहिए, जी। अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया में सिर्फ लोग फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स और फ्लोर्स पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। और ये इन्वेस्ट नहीं बोल सकते, वो आप बोल रहे हो कि वो ही खरीद रहे हैं। अब ये बात ध्यान से सुनना है क्योंकि इनको चुभने वाले हैं कंगलों को। ये खरीद रहे हैं क्या इनको खरीदवाया जा रहा है? मार्केटिंग। अब ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप अपने आप को अवेयर नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ज्ञान नहीं दे रहे हो, आपने नॉलेज गेन नहीं करी। क्योंकि अमीर लोगों को तो पता है यार ये भाई ठीक है टेम्परेरी, ठीक है पैसा कमाने के लिए ठीक है। कल किसी लड़के ने मेरे को रीच आउट करा था, वो गुजरात से है, तो उसने मेरे को 2 जगहों का नाम दिया। मैं जगहों का नाम नहीं दूंगा। मतलब उसने एक अपार्टमेंट एक सोसाइटी के बाहर खरीदा, एक अपार्टमेंट सोसाइटी के अंदर खरीदा। कह रहा भाई बाहर के जो सोसाइटी के बाहर वाला अपार्टमेंट है वो बिल्कुल नहीं हिला, जो सोसाइटी के बीच वाला अपार्टमेंट है उसके पैसा बहुत बढ़ गया, उसका मैं क्या करूं। उसको भाई जो मैंने टिप दिया ना, अगर वो फॉलो कर लेगा तो वो मिलियनर बन जाएगा डेफिनेटली। अब हमें पता है कि भाई इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ा, हमें पता है कि इसका प्राइस क्यों बढ़ा है, समझ लो। तो उसको मैंने ये बता दिया कि भाई एग्जिट कब करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि आप पैसा हर जगह कमा सकते हो अगर आपको पता है कि एग्जिट कब करना है। उसको मैंने एक पर्टिकुलर, उसने बताया कि भाई 2027 के एंड तक वो बन जाएगा। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई यहां तक तेरे को बाहर निकलना है इससे बस, क्योंकि पैसा ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका है। और अगर तू इतना ज्यादा वेट करेगा तो उसके बाद पैसा नहीं कमाएगा। बस तू जो कर रहा था वो हो चुका है। अगर आज के टाइम पे कोई भी पर्सन फ्लैट खरीद रहा है या कोई फ्लोर खरीद रहा है, अपार्टमेंट खरीद रहा है, तो क्या वो गलती कर रहा है? इससे अच्छा तो उसको पैसे को आग लगा देनी चाहिए। बहुत तगड़ी गलती है भाई, पूरी जिंदगी फंस जाएगा वो बंदा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लैंड ओन नहीं करते हो ना। रियल एस्टेट सिर्फ जमीन है भाई। जो भी उसके जमीन के ऊपर बनता है वो डिप्रीशिएट होता है। ये बिल्डिंग जब बनी थी ना उसके बाद ये डिप्रीशिएट होनी शुरू हो गई थी, पर लैंड अप्रिशिएट होना शुरू हो गया। ये फर्क है।
बड़ा सिंपल सा फर्क है। अगेन ये 300 साल बाद भी यही अप्लाई होगा, क्योंकि जमीन का सब सारी जो गेम है वो जमीन है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप ना तो घर खरीदो, ना फ्लोर खरीदो, ना अपार्टमेंट खरीदो, ना फ्लैट खरीदो, आप एक लैंड खरीदो और किराए पे रहो। लैंड लो, किराए पे लो, और जब उसका अप्रिशिएट हो जाए, चलो तुम्हें रिटायरमेंट का एक सीधा फंडा बता दूं। मतलब यही कहने का मतलब है कि एक लैंड खरीदो, उस पे इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आपको घर चाहिए तो उसे किराए पे लो। किराए पे रहते रहो, क्या दिक्कत है? चलो अगर ये इन्होंने अप्लाई कर दिया तो भाई वैल्यू पूछिए ना, वैल्यू ले लो यार। हेलो, तुम ये अप्लाई कर लोगे, रिटायर हो जाओगे। रादर देन तुम अपना घर खरीदो दिल्ली एनसीआर में। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ है ना, तो टियर 2 और टियर 3 सिटी में जाके एक लैंड लो जिसपे 3-4 फ्लोर इकट्ठे खड़े करो, उसको रेंट पे डाल दो, तुम्हारी जिंदगी सुखी, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम सब हो जाएगी 5 साल बाद। इससे तगड़ा इनको कुछ नहीं बताया जा सकता। टियर 2 टियर 3 सिटी, हाँ, टियर 2 टियर 3 में, पर तो वहां तो रेंटल इनकम ही बहुत कम होगी। किसने कहा आपको? क्योंकि जो सिटीज डेवलप, दिल्ली एनसीआर में इनफैक्ट रेंटल इनकम है। अच्छा, हाँ, आप अब देखो, ये तो अजम्पशन होगी ना आपकी। अब रिसर्च आपने नहीं करा। नहीं, जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ। अच्छा। तो उत्तराखंड में हमारा घर है जी। हमने वहां पे उसको रेंट पे चढ़ा रखा है। तो वहां पे हमारी, अगर मैं दिल्ली की अगर बात करूँ तो वो ही सेम प्रॉपर्टी का रेंट 20,000 है जी। और वहां पे उस प्रॉपर्टी का रेंट 4,000 रुपए। ओके, तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो एक्चुअल शहर से कितनी दूर प्रॉपर्टी है? एग्जैक्ट शहर है वो, शहर की बात कौन सा? उत्तराखंड? उत्तराखंड में कोटद्वार। कोटद्वार, अच्छा। हाँ, वो शहर है, शहर जहाँ पे सब रह रहे हैं, अच्छे खासे लोग रहते हैं, लेकिन ओके, फिर भी कितना बड़ा शहर है वो? छोटा है, शहर छोटा है। कितना बड़ा? मतलब बड़ा तो नहीं बोल सकते, छोटा ही, लेकिन शहर है वो। Okay. गांव नहीं बोल सकते आप उसको। ओके, दैट्स फाइन। हाँ। कितने लोग रहते होंगे आपके हिसाब से? रहते होंगे मेरे ख्याल से 10 लाख। ओके, और वो फ्लोर है कि पूरा घर है? वो घर है जिसमें, अगर मैं बोलूं, जैसे यहाँ पे 2 BHK अगर हम रेंट पे देते हैं तो 15 to 20,000 आराम से मिल जाते हैं अपार्टमेंट के। लेकिन वहां पे उस रेंट को 20,000 तो नहीं लेके जा सकते, 4-5 हजार पे टिक जाता है वो 2 BHK। वो भी बहुत ओपन एरिया बने। यहाँ तो बिल्कुल ऐसे घर बने रहते हैं ना, आपने देखे यहाँ जी। तो बिल्कुल माचिस के डिब्बे जाते हैं, वहां तो बिल्कुल खुला एरिया। ओके, कितना बड़ा लैंड है पूरा? मतलब आराम से होगा 300 गज। 300 गज होगा, उसमें आपने एक ही फ्लोर बनाया हुआ है? उसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं। 3 फ्लोर, तीनों के तीनों रेंट पे चढ़े हुए हैं? हाँ, 2 फ्लोर रेंट पे चढ़े। कितना पुराना घर है? अभी बना है कुछ टाइम पहले ही, मुश्किल से 2 साल। तो ये लोकेशन जो होती है भाई बहुत मैटर करती है। और लोकेशन भी सर मार्केट से बहुत करीब है। हाँ, मतलब आप जो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है फिर। हाँ। उसके आसपास जो लोकेशंस है काम की, क्या क्या तरीके की इंडस्ट्रीज है? वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं यही तो बोल रहा हूं। बस 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 1 मिनट, 1 मिनट। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, पर इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली मानता हूं। थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं क्योंकि बहुत का क्वेश्चन बहुत जायज है। वहां पे टियर 2 टियर 3 में डालना है पैसा जहां पे इंडस्ट्रीज भी हो, क्या? क्योंकि डिमांड नहीं है ना भाई आप जहां पे है। अगर आपके वहीं पे पास कोई यूनिवर्सिटी है, अच्छी आईटी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आपको रेंट मिलेगा। अब ये रिसर्च का पार्ट होता है भाई। देयर इज अ वेरी पर्टिकुलर सिटी जहां पे हम पैसा डाल रहे हैं। चलो मैं बता ही देता हूं, अमृतसर में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत है। अब डेवलप्ड हो रही है वहां। एग्जैक्टली आप पता कब आपसे बस अब वो तो घर है, रहने वाला घर है ना। अगर आपका यही घर किसी बड़ी इंडस्ट्रीज के पास जहां पे नौकरियां हैं, अगर वहां पे होता, इसको 20,000 क्यों नहीं मिलता? आराम से मिलता। आराम से मिलता। ये बात है बस। क्योंकि ऐसी, अगर हम लक्ष्मी नगर की बात करें, हाँ, ऐसी कॉलोनीज है बेकार, बिल्कुल शेडी सी जगह पे, लेकिन उसका रेंट इतना ज्यादा है। क्यों है? द्वारका में रेंट नहीं है उतना, ऐसा ही है, और बिल्कुल एक एक कमरों का रेंट इतना ज्यादा है। ऐसा ही है भाई। तो ये आपने सही बोला कि डिमांड जहाँ पे है, डिमांड वहीं पे आपको अच्छा प्राइसिंग मिलेगा। बिल्कुल, और ये रिसर्च का पार्ट है भाई हमारे। लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटीज में कहीं ना कहीं, मतलब बहुत ही लिमिटेड सिटीज होगी मेरे ख्याल से ऐसी जहाँ नहीं है, लिमिटेड है, पर हाँ ये बात तो पक्की है, लिमिटेड है। उसके लिए सही बोला आपने, रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ, ये हम करते ही हैं भाई, हमारा काम ही है ना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। हम लोगों के लिए बाय करते हैं ना। तो हमें पता है भाई कि कल क्या हुआ है पंजाब में, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की 2। तो ये पार्ट ऑफ द रिसर्च है ना हमारा। सर 2025 से 2035 तक का ये जो डेकेड है, ये किस एसेट क्लास का होने वाला है?
रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ पे बहुत ज्यादा, और रियल एस्टेट। जो भी बंदा, क्योंकि हेल्थ से तगड़ा कोई एसेट नहीं है, और अगर आप ऐसी बिजनेसेस में भी लगाना शुरू कर दोगे, ऐसा कुछ बिजनेस भी करना शुरू कर दोगे, बहुत बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, अनबिलीवेबल। आपके हिसाब से सर स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट करा जाए तो कौन बेस्ट है? रियल एस्टेट भाई, इसमें डाउट ही नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये रियल एक- एस्टेट के लिए हमें नहीं तो लाखों में चाहिए। नहीं भाई, ये एक मिथ है। ऐसी बहुत सारी रिट्स, जिसको बोलते हैं RIETS बोलते हैं उनको, जिसमें आप एक्चुअल में रियल एस्टेट कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। ओके, मतलब ऐसे ही ये स्टॉक मार्केट की तरह है। हाँ, कैसे कर सकते हैं ये? इनको आप शेयर खरीद सकते हो। ये कंपनीज ऐसी होती हैं जो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करती हैं। इनके ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज यार, हम प्रीटी श्योर है स्टॉक मार्केट में जो रियल एस्टेट की कंपनीज है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे हम गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदते Exactly. हैं, वैसे हम रियल एस्टेट की कंपनीज में इन्वेस्ट करके 100% कर सकते क्योंकि रियल एस्टेट ऊपर जा रहा है। हो। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने बताया कि चांदी और क्या बोलते हैं सिल्वर और हाँ जी, ब्रॉन्ज बढ़ने वाला है, वैसे ही अभी गोल्ड का क्या लग रहा है आपको? गोल्ड और कॉपर भाई ले लो। मार्च 2027 में मेरे को थैंक यू बोलोगे। गोल्ड गोल्ड और कॉपर दोनों। तो अभी तो गिरा भी था गोल्ड। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो भाई ये आपको क्या लगता है गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि हमेशा स्टेबल रहेगा, या कभी उसमें भी इन्फ्लेशन आ सकता है, वो भी गिर सकता है? भाई, कल ना मैं पढ़ाई करते करते ना मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं एक वीडियो मैंने देखी, उसको मैं एनालाइज कर रहा था, उसके बाद मैंने उसका रिसर्च करना शुरू करा था। मेरे को लग रहा है एक्चुअल में गोल्ड का प्राइस शायद 5 लाख भी जाएगा। 5 लाख? और वो क्यों जाएगा, अभी मैं उस पर सिर्फ एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पा रहा हूं। मेरे को लगता है जो माइंस अभी तक जो हमारे पास जो माइंस है गोल्ड की, वो मेरे ख्याल से सिर्फ 10 साल का गोल्ड ही बचा है वहां पे। आई एम प्रिटी श्योर कि इस धरती पे और भी बहुत सारी माइंस हम खोज सकते हैं, पर अभी तक की जो माइंस जो हमारे पास है, वो सिर्फ अगले 10 साल तक का गोल्ड है वहां पे। आपको क्या लगता है कि जैसे गोल्ड इतना बड़ा हो जाएगा, गोल्ड अगर 5 लाख हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल मिडिल क्लास है उसके पास इतनी नहीं होगी, उनकी हैसियत नहीं होगी गोल्ड खरीद सके, तो उनके लिए नेक्स्ट गोल्ड क्या हो सकता है? भाई अभी क्यों नहीं खरीद सकते वो? मतलब अभी उस पर इन्वेस्ट कर ले। अभी थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। जरूरी है ना 10 तोला ही लेना, पर भाई सबसे तगड़ा गोल्ड एक ही है। सबसे तगड़ा गोल्ड, वो दुनिया जब स्टार्ट हुई तब भी वही था, और जब दुनिया खत्म भी हो जाएगी तब भी वही रहेगा, वो ये है। ब्रेन। इसको ठीक कर लो बस। इससे तगड़ी इन्वेस्टमेंट आप पूरी जिंदगी में कर ही नहीं सकते। क्या गोल्ड, क्या रियल एस्टेट, क्या स्टॉक मार्केट, सब जीरो है इसके आगे, अगर आपने इस पे काम कर लिया तो। इससे तगड़ा इन्वेस्टमेंट ना कभी हुई है, ना कभी हो सकती है, ना कभी हो पाएगी, गारंटेड है। अगर किसी को फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करनी है तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो लोगों को रिकमेंड करोगे आप? भाई पहला माइंडसेट, दूसरा रियल एस्टेट। पहला माइंडसेट, दूसरा रियल एस्टेट। पहले अपने माइंडसेट पे काम पहले करो, माइंडसेट, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, गरीब माइंडसेट हटाओ। कंगला माइंडसेट, भिखारी माइंडसेट। क्या होता है सर ये कंगला भिखारी माइंडसेट? मांगना, एक्सपेक्ट करना सब कुछ फ्री, मेंटर पे वो इन्वेस्ट ना करना, बस हर जगह मांगते रहना, वो आदत बन जाती है। फिर वो देखो, एक मैं ना वो एक बात बताता हूँ, ध्यान से सोचने की कोशिश करना प्लीज। तुम्हें चुभने वाली है पर प्लीज सोचना है। भाई एक बात बताइए, जब अगर तेरे साथ कोई बंदा हो जो हर टाइम तेरे से मांगता रहे, चाहे वो तेरा दोस्त हो, चाहे वो तेरा परिवार वाला हो, चाहे जो भी हो, तू कितने टाइम उसको देगा भाई? तुम कितने टाइम दोगे? कोई भी, चाहे वो दोस्त यार, मतलब वो अट्रैक्टिव नहीं रखता। वो एक टाइम के बाद कभी जरूरत होती है, वो एक अलग मैटर है भाई। वो उस बंदे की बस पता क्या मानसिकता है, बस मैं लेता रहूं इनसे। इन लोगों से दूर, जितना दूर हो सकते हैं उतना ज्यादा बढ़िया। जरूरत एक डिफरेंट मैटर है, ठीक है। कल रात को हमने कुछ करने की कोशिश करी है किसी के लिए, क्योंकि उनको जरूरत थी, उनकी सिचुएशन ऐसी कि उनको जरूरत और नीडी और मांगते बनना एक डिफरेंट मैटर है भाई। मांगते मत बनो बस, ये प्रॉब्लम है बस। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं सर, ठीक है। है ना?
फास्ट आंसर देना है, एक 1 वर्ड में। चलो फिर। बिगेस्ट रियल एस्टेट मिथ। अपना घर अपना होता है। बेस्ट एज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यस्टरडे। वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस। अपना घर लेना। वर्स्ट फाइनेंशियल हैबिट। स्टारबक्स की कॉफी पीना जब तुम्हारी औकात ना हो। समझा नहीं मैं क्या? स्टारबक्स की कॉफी क्रेडिट कार्ड में पीना। ओके, मतलब दिखावे की जिंदगी। दिखावे की जिंदगी। एसेट, कोई भी ऐसा एसेट जो 10 साल में एक्सप्लोड होने वाला है। रियल एस्टेट। ये खरीद नहीं पाएंगे भाई, गारंटी है। 1 मनी रूल एवरीवन शुड फॉलो। ऐसा कौन सा रूल है जो सबको फॉलो करना चाहिए पैसा कमाने के लिए? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट। क्या सबसे पहले। सर, आपकी तरफ से एक मैसेज हमारी ऑडियंस को। देखो भाई लोगों, जब मैं पॉडकास्ट कर रहा होता हूं तो उसको एंगेजिंग रखने के लिए मेरे को ऑब्वियसली कई चीजें ऐसे बोलनी पड़ती है जिसमें आप चुभे हैं आपको। मेरा मकसद यही है कि आप वाकई में अपनी जिंदगी सुधार लो। सच बता रहा हूं मैं। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में नॉइज बहुत है तो इसके लिए एंगेजिंग रखने के लिए भी ऐसा बोलना पड़ता है। दिल नहीं करता कई बारी, पर मैं वाकई चाहता हूं। इंटेंशंस मेरी बहुत साफ है, मैं चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी सुधार लो। और मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, मेरी जिंदगी ऑलरेडी बदली हुई है और बदल जाएगी। सो जान के बोलता हूं मैं ये सब चीजें ताकि तुम्हें छुभें और तुम कुछ करो। एक इंटरेस्टिंग चीज है, वॉर्स आती जाती रहेगी, इकोनॉमीज क्रैश होती रहेगी, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ एक ही चीज प्रूव करती है, एसेट्स हमेशा लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ भी चीज ग्रो करना चाह रहे हो तो ये आपके दिमाग का मिथ है। तो अपने माइंडसेट को चेंज करो। इस पॉडकास्ट से अगर कुछ सीखे हो, कुछ यहाँ से सीख कर जा रहे हो, तो इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओए कंगलो, फ्री में सब कुछ कर रहा है वो तुम्हारे लिए। लाइक शेयर तो बनता है यार, कर देना यार। मैं लड़का काफी हार्ड वर्कर है, ठीक है। चलो अच्छा, ओके बाय। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी जिंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।